देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है। घायल है मन का कोना, मेरा देश रो रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। स्वागत है आपका न्यूज फर्स्ट की खास पेशकश राजपथ में। हम बात कर रहे हैं आखिर कब होगी आतंक की 13वीं। कहते हैं कुछ तारीखें अपने साथ इतिहास लेकर आती हैं। 13 दिसंबर 2001 की तारीख भी कुछ ऐसा ही लेकर आई और भारतीय लोकतंत्र को थर्रा देने का इतिहास बना गई। पूरा देश भौचक था कि आखिर संसद पर हमला कैसे हो सकता है। गोलियों की आवाज़, हाथों में AK-47 लेकर दौड़ते संसद में आतंकी, बदहवास सुरक्षाकर्मी, इधर से उधर भागते लोग। कुछ ऐसा ही नज़ारा था संसद भवन का। जो हो रहा था उस पर भी यकीन करना मुश्किल था, लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र की बदकिस्मती थी कि हर तस्वीर सच थी। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी भारत की हिम्मत तोड़ना चाहते थे, मगर हमारे सुरक्षा कर्मियों ने जान की बाजी लगाकर उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। बावजूद इसके आज भी सवाल मुंह भाए खड़ा हुआ है कि आखिर आतंक से देश कब मुक्त होगा। दुनिया में आतंक की 13वीं कब मनाई जाएगी। सिलसिलेवार ढंग से जानिए क्या हुआ था उस रोज। जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है। घायल है मन का कोना, मेरा देश रो रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है। घायल है मन का कोना, मेरा देश रो रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। दिन 13 दिसंबर 2001। वक्त सुबह के 11:20। संसद में ताबूत घोटाले को लेकर बवाल मचा हुआ था। इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में शोर शराबा हुआ तो दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इसके बाद कुछ सांसद बाहर आकर बातचीत में बिजी हो गए तो कुछ हॉल में रहकर चर्चा करने लगे। तभी पार्लियामेंट में तैनात सिक्योरिटी ऑफिसर के वायरलेस पर मैसेज आया कि वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत घर जाने के लिए निकलने वाले हैं। ऐसे में उनके काफिले की गाड़ियां गेट नंबर 11 के सामने लाइन में खड़ी कर दी गई हैं। इसी बीच सिक्योरिटी ऑफिसर ने देखा कि एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार संसद मार्ग पर बढ़ती हुई पार्लियामेंट के गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ी चली आ रही है। यह कार गेट नंबर 11 को पार करती हुई गेट नंबर 12 के पास पहुंच चुकी थी, जहां से राज्यसभा के भीतर जाने का रास्ता है। यह कार उस दिशा में बढ़ी चली जा रही थी जहां पर वाइस प्रेसिडेंट का काफिला खड़ा था। संसद भवन में इस तरह की गाड़ियों की आवाजाही आम है, मगर चूंकि वाइस प्रेसिडेंट का काफिला निकलने वाला था, ऐसे में उस कार को वहीं रुकने का इशारा किया गया, मगर कार की स्पीड बढ़ती चली गई। ऐसे में वहां पर तैनात ASI जीतन राम इस कार के पीछे भागे। एम्बेसडर का ड्राइवर हड़बड़ाया हुआ लग रहा था। अचानक उसने कार पीछे की, जो उपराष्ट्रपति के काफिले के कार से टकरा गई। इस पर ASI जीतराम गुस्से में कार ड्राइवर के पास पहुंचे और उसका कॉलर पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि अंदर सेना के जवान बैठे हैं। तभी ड्राइवर ने जीतराम को कहा कि हट जाओ वरना गोली मार देंगे। इतने भर में वे समझ गए कि अंदर बैठे लोग सैनिक नहीं हैं, कोई और है। उन्होंने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। तभी कार चालक रहा शख्स तेजी से उस गेट नंबर 9 की तरफ ले जाने लगा तो तुरंत सभी को मैसेज कर दिया कि सारे गेट बंद कर दिए जाएं। उधर हड़बड़ी में कार सड़क किनारे लगाए गए पत्थरों से टकराकर रुक गई। तभी कार में सवार 5 लोग उतरे और उन्होंने वायर्स बिछाने शुरू कर दिए। अब यह साफ हो चुका था कि ये लोग आतंकी थे
और विस्फोटक लगा रहे थे। एएसआई जीतराम ने एक आतंकी पर रिवॉल्वर से फायर किया। गोली आतंकी के पैर पर लगी। दूसरी तरफ से भी फायर हुआ तो गोली लगकर जीतराम वहीं गिर गए। आतंकी चाहते थे कि कार में ब्लास्ट करके उसे उड़ा दिया जाए, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। उधर गेट बंद करने का मैसेज देकर आए सिक्योरिटी गार्ड जेपी यादव वहां पहुंचे, लेकिन आतंकियों की गोली का शिकार होकर उन्होंने दम तोड़ दिया। आतंकी गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे थे और ग्रेनेड फेंकते जा रहे थे, और देखते ही देखते पार्लियामेंट कैंपस गोली और धमाकों की आवाज से दहल उठा। सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए और पूरे कैंपस में फैल गए। उन्होंने संसद और मीडिया कर्मियों को साफ जगहों पर ले जाना शुरू कर दिया। इस वक्त 100 से ज्यादा सांसद पार्लियामेंट में मौजूद थे। उस वक्त के होम मिनिस्टर रहे लाल कृष्ण आडवाणी समेत बड़े नेताओं को पार्लियामेंट में ही बने एक सीक्रेट जगह पर सुरक्षित ले जाया गया। कुछ सांसद बाहर टहल रहे थे, लेकिन तब उन्हें भी अंदाजा हो गया था कि सांसद पर आतंकी हमला हो चुका है। इस बीच कुछ सांसद और मीडिया कर्मी ऊपर से यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया गया। सुरक्षा के लिए जरूरी सभी कदम उठाए गए, गेट बंद कर दिए गए और फोन लाइन डेड। सुरक्षा बल गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे आतंकियों को रोकने के लिए भारी फायरिंग कर रहे थे। जवाबी गोलाबारी से 3 टेररिस्ट भी जख्मी हो गए थे, मगर वे फिर भी आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि गेट नंबर 9 बंद है, तो वे गेट नंबर 5 की तरफ भागने लगे। तभी इनमें से 3 को सुरक्षा कर्मियों ने गेट नंबर 9 के पास ही मार गिराया। एक टेररिस्ट ग्रेनेड फेंकता हुआ गेट नंबर 5 के पास पहुंच गया, मगर उसे भी समय रहते ढेर कर दिया गया। 5 में से 4 आतंकी मार दिए गए, मगर एक आतंकी गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। यहां से सभी लोग संसद भवन के अंदर जाते हैं। इस गेट को भी बंद कर दिया गया था। ऐसे में वह यहीं पर रुक गया। इस टेररिस्ट ने अपने शरीर पर विस्फोटक बांध रखा था। इसका इरादा अंदर घुसकर खुद को उड़ा देना था, मगर तभी एक गोली उसके शरीर पर लगी, विस्फोटक से टकराई और ब्लास्ट हो गया। इस बीच अफवाह फैली कि एक आतंकी अंदर घुस गया है। अफवाह फैलने की एक वजह यह भी थी कि आतंकियों ने जो ग्रेनेड फेंका था वे काफी देर बाद फटा। तब से सुरक्षाकर्मी पूरे संसद भवन को अपने कब्जे में ले चुके थे। आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच करीब 30 मिनट तक यह मुठभेड़ चली। इसके बाद एम्बुलेंस, बम स्क्वाड, स्पेशल एजेंसी के लोग भी वहां पहुंचने लगे थे। उसकी जांच करने पर पता चला कि उसमें हथियार और विस्फोटक रखे जमा है। कार के अंदर 30 किलो RDX रखा गया था। अगर कार में धमाका हो जाता तो हालात बेहद खराब होते, जिससे साफ था कि आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे। वे इस बात की पूरी तैयारी कर आए थे कि संसद को बंधक बना लिया जाए। जब सुरक्षाकर्मी इस बात से आश्वस्त हो गए कि अब कोई खतरा नहीं है, उसके बाद ही संसद और मीडिया कर्मियों को बाहर निकाला गया। इस अटैक में कुल 9 लोगों की जान गई, 5 आतंकवादी भी मारे गए। मगर आज भी देश सलाम करता है उन नौजवानों को जो संसद और सांसदों की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल गए। दोपहर 11:30 बजे संसद पर हुए इस आतंकी हमले के बाद मचे हड़कंप को थमते थमते शाम हो गई। इस अविश्वसनीय हमले ने सबको सकते में डाल दिया था। पूरे देश में इसके खिलाफ गुस्सा उगल रहा था, तो सत्ता के गलियारों में बैठकें हो रही थी कि इस हालात का मुकाबला आखिर कैसे किया जाए। उधर इतिहास में 13 दिसंबर की तारीख को हमेशा के लिए दर्ज कराकर सूरज भी धीरे धीरे डूबने लगा था। इस बीच पता चला कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है और इसका मास्टरमाइंड अफजल गुरु है। लेकिन जानकर ताज्जुब होगा कि देश की व्यवस्था ऐसी है कि देश के इस मोस्ट वांटेड आतंकी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में भी 12 साल लग गए। भारत जितना उदार है उससे भी कई गुना ज्यादा उदार है हमारी सरकार। बात कानून की हो या फैसला करने की, हर बार यही बात दोहराई जाती रही है कि हिंदुस्तान में इंसाफ देरी से मिलता है, और यह सच भी है। संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को भी गिरफ्तारी के 1 दशक बाद फांसी हुई। उसे 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल की जेल नंबर 3 में फांसी पर लटकाया गया। बाद में उसे तिहाड़ जेल के अंदर ही दफना दिया गया। इसके बाद
राष्ट्रपति ने 3 फरवरी को अफजल की दया याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में उसे फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन इसे मूर्त रूप देते देते 10 साल बीत गए। फांसी के बाद डॉक्टरों ने अफजल को मृत घोषित किया। उसके बाद ही शव को दफनाया गया। इस दौरान धार्मिक रीति रिवाजों का भी पूरा ख्याल रखा गया और दफनाने से पहले नमाज ए जनाजा पढ़ी गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कई प्रबंध करने पड़े। कश्मीर में केबल, मोबाइल फोन सब बंद कर दिए गए। कश्मीर घाटी में तो कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। जबकि अफजल को फांसी दिए जाने के बारे में उसके परिवार को बाकायदा स्पीड पोस्ट के जरिए सूचित किया गया और फांसी पर लटकाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर सरकार को भी भरोसे में लिया गया। इससे पहले अफजल से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कुरान की प्रति मांगी, जो उसे मुहैया करा दी गई। फांसी से पहले अफजल ने नमाज भी अदा की और अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी मांगी। अफजल गुरु ने पाकिस्तान में 3 महीने आतंक की ट्रेनिंग ली थी। हमले वाले दिन से पहले 12 दिसंबर को उसी ने RDX से भरी कार को मुखर्जी नगर के पास गांधी विहार पुलिस बूथ के सामने पार्क किया था। लेकिन संसद में RDX से भरी कार में विस्फोट न होने का अफजल को अंतिम समय तक मलाल रहा। यह बात खुद अफजल ने एक जेल अधिकारी को बताई। अफजल ने इस बात का भी खुलासा किया था कि संसद पर आतंकवादी हमला करने के लिए पैसा हवाला के जरिए मंगाया गया। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान अफजल ने न सिर्फ AK-47 राइफल चलाना सीखा, बल्कि रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार चलाने में भी उसने महारत हासिल कर ली थी। हालांकि कुछ समय बाद पाकिस्तान में रहते हुए उसे यह एहसास होने लगा कि पाकिस्तान उसे मोहरा बना रहा है। इस बात को समझते हुए उसने एक बार आतंकवाद की राह छोड़ भी दी, लेकिन संसद हमले से पहले उसके साथ निजी तौर पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उसे संसद पर हमले को अंजाम देने के लिए तैयार होना पड़ा। अफजल ने संसद पर हमले की पूरी साजिश के बारे में बताया था कि किस तरीके से उसने अपने दिल्ली के कुछ साथियों की मदद से संसद की रेकी करने और उन लोगों के यहाँ रहने का बंदोबस्त किया जो इस देश के नागरिक नहीं थे। वह विदेशी थे और खास बात यह है कि वह कोई भारतीय भाषा भी नहीं समझते थे। उसने इस बात का भी खुलासा किया था कि संसद को उड़ाने के लिए उसने RDX का इंतजाम काफी हद तक भारत के लोकल मॉड्यूल की मदद से ही किया। अफजल हकीकत में डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसने MBBS के पहले साल की पढ़ाई पूरी करते हुए IES एग्जाम की भी तैयारी की थी। मगर किन्हीं कारणवश हिंदुस्तान विरोधी ताकतों की ओर झुकाव बढ़ने की वजह से मामला अटक गया। आपको बता दें कि अफजल की फांसी से आतंकी संगठनों में खलबली मच गई थी और फांसी का बदला लेने के लिए ही श्रीनगर के बेमीना में CRPF कैंप पर फिदायीन हमला किया गया, जिसके पीछे लश्कर के चीफ हाफिज सईद का शैतानी दिमाग था। ब्यूरो रिपोर्ट, newsfirst.tv। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे कैसे पाकिस्तान के नापाक इरादे समय समय पर जग जाहिर हुए हैं। देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है, घायल है मन का कोना, मेरा देश रो रहा है, मेरा देश, मेरा देश। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ newsfirst.tv पर। देखिए राजपथ रवि शर्मा के साथ रोज शाम 6 बजे सिर्फ newsfirst.tv पर। जरा ठहर के,
मेरा देश रो रहा है, घायल है मन का कोना, मेरा देश रो रहा है, मेरा देश, मेरा देश। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट की खास पेशकश, आतंक की 13वीं कब। किसी ने ठीक ही कहा है, उसी को मिलता है एजाज भी जमाने में, बहन के सर से जो चादर उतार लेता है। अमीर ए शहर की हमदर्दियों से बच के रहो, ये सर से बोझ नहीं सर उतार लेता है। हिंदुस्तान के सरहद पर हर बार नापाक वार हुआ है। पाकिस्तान की फौज सीज फायर का बराबर उल्लंघन करती आ रही है। भारतीय सीमा में LOC को लांघकर घुसपैठ की आए दिन कोशिशें जारी हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान अपनी दुश्मनी लगातार दिखा रहा है, हर मंच पर, हर मोड़ पर। अब विपक्ष भी मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े करने लगा है कि कहाँ गया वह 56 इंच का सीना जो कहता था कि हमारा एक सिर कटेगा तो हम 10 काट कर लाएंगे। हद तो तब हो गई जब भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश रोकते हमारे 2 जवानों को पाकिस्तान की फौज के जवान न केवल सर कलम कर दिए बल्कि एक सैनिक का सर काटकर पाकिस्तान भी ले गए। ऐसे में बड़ा सवाल, आखिर कब तक चलेगा ये, कब होगी इस आतंक की 13वीं? आए दिन पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन की खबरें मीडिया में आती रहती हैं। भारतीय सीमा पर पाक की नापाक हरकतें कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे से पहले बौखलाए आतंकियों ने 12 घंटे में 4 जगहों पर हमला बोला। पहले उरी में सेना के कैंप पर हमला किया, फिर महीनों से शांत पड़े श्रीनगर में जाकर दस्तक दी। इसके बाद शोपिया और पुलवामा के त्राल में ग्रेनेड फेंककर हमला किया। इन हमलों में 11 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, वहीं 8 आतंकी भी मारे गए। इसके बाद खुद आर्मी चीफ दलवीर सिंह सुहाग घाटी पहुंचे और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें हमलों की पूरी जानकारी दी। इन हमलों के बावजूद चुनाव प्रचार के सिलसिले में कश्मीर पहुंचे पीएम ने इन शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि 125 करोड़ देशवासी इन जवानों की शहादत कभी नहीं भूलेंगे। आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले भी श्रीनगर के लाल चौक पर आतंकियों ने सेना के जवानों पर ग्रेनेड से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन निशाना चूकने की वजह से वह पहले ही फट गया। इस हमले में 7 लोग घायल हुए थे, जबकि नवंबर माह के अंत में जम्मू से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे अरनिया सेक्टर के कथार गांव में भी आतंकियों ने सेना के खाली पड़े बंकर पर कब्जा कर फायरिंग की थी, जिसमें सेना के 3 जवान और 3 स्थानीय नागरिक मारे गए थे, जबकि कई घायल हुए थे। संसद पर आतंकी हमले की 13वीं बरसी पर भी मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद होने वालों को सलाम किया और उनके बलिदान को यादगार बताया। उन्होंने ट्वीट किया, हम 2001 में आज के दिन लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए अपने जान गंवाने वालों को सलाम करते हैं। उनका बलिदान हमारी यादों में बना हुआ है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद के शहीदों को नमन किया है। और उस समय माननीय अटल जी प्रधानमंत्री के रूप में अंदर बैठे हुए थे, अपने ऑफिस में थे, तो एक भी व्यक्ति अगर अंदर घुस पाता आतंकवादी तो क्या हो जाता, ये विचार करके ही हमारा दिल दहला रहा था। ये चुनौती जो है वो केवल उस दिन के लिए नहीं थी, काफी समय से देश को आतंकवाद का मुकाबला करना पड़ रहा है और आज का दिन जो है वो स्मरण दिलाता है कि संकट अभी टला नहीं है। सचमुच 13 दिसंबर को इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद की रक्षा के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है अपना, उनको यह देश कभी भूल नहीं सकता है। मैं आज के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन परिवारों के प्रति भी हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। इससे पहले शुक्रवार को इस हमले के दौरान शहीद हुए लोगों को सांसदों ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उनकी शहादत को याद किया। इस घटना को भले ही 13 साल बीत चुके हों, लेकिन एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अमानत पर आतंकी घात बनाए बैठे हैं। खुफिया एजेंसियों ने मौजूदा सत्र में लोकसभा सचिवालय को सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने के साथ वाहनों की विशेष चेकिंग और लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। इस अलर्ट को देखते हुए आनन फानन में संसद की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया।
तो यह थी हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत की सुरक्षा को लेकर की गई चाक चौबस कवायद और देश की सरहद पर सीज फायर के बावजूद हो रही गोलीबारी पर न्यूज़ फर्स्ट .tv के खास पेशकश आतंक की 13वीं कब। असल में यहाँ एक सवाल है कि जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, ना ही सरकार और ना ही सेना के पास। कूटनीति के चलते दोनों देश बयानों की फसल काट रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव की आड़ में घाटी के लोग सुकून की उम्मीद लगाए बैठे हैं। संसद पर हमले को आज 13 साल हो चुके हैं। 13 तारीख को हुए इस हमले के बाद तमाम आतंकी हमले हुए जो अभी भी बदस्तूर जारी हैं। सवाल उठता है कि आखिर कब हम आतंक की 13वीं मना पाएंगे, कब भारत को आतंक से मुक्त करा पाएंगे। एक ब्रिटिश चैनल ने खुलासा किया तो पता चला कि ISIS का एक ट्विटर अकाउंट भी भारत से ही चलाया जा रहा है। इस मामले में आज आरोपी मेहंदी मशरूर को दबोचा गया तो उसने झट अपना जुर्म कबूल भी कर लिया, यानी कि घर के भेदिए ही हमें बर्बाद करने पर तुले हुए। जबकि बात अमेरिका की तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद उसने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर दी कि कोई भी आतंकी घटना नहीं हो पाई। आखिर कब तक भारत में हम ऐसी व्यवस्था कर पाएंगे कि आतंकी अपने मंसूबों को कामयाब न कर पाएं? आखिर कब तक? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर नई पहल, नए मुद्दे और नए विचार के साथ पेश होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है, घायल है मन का कोना, मेरा देश रो रहा है, मेरा देश, मेरा देश।